वंदे मातरम। मेरे इस न्यूज़ व्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैंने इसका नाम बदल दिया है। मैंने एक इंडियन वीड्स व्यू रखा है, क्योंकि मेरे थोड़े वीड या ना गैरों से हट के कुछ विचार मैं देने की कोशिश करूँगा। आज की बात करूँ, आज तो दो चीज़ें मुख्य चल रही हैं। एक तो ये कि महाराष्ट्र की जो सरकार है उसने जो हाईकोर्ट का जो फैसला था, जिसमें उन्होंने देशमुख के खिलाफ सीबीआई को आदेश दिया था 15 दिन में प्रारंभिक जांच करे, उसके बाद ये निश्चित करे कि क्या वास्तव में उनके खिलाफ एफआईआर का कुछ मामला बनता है या नहीं बनता है। हालांकि ये केवल एक प्रिलिमिनरी जांच का मुद्दा था, तो इस पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने, मुख्यमंत्री ने और खुद देशमुख ने इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला क्यों किया। ये एक प्योरली एक पॉलिटिकल फैसला हो सकता है, लेकिन लॉजिकली बिल्कुल सही है। उनका एक अधिकार है कि वो अपने लोअर कोर्ट के फैसले को चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मेरे को दूसरा एक सवाल आता है कि जब देश में एक किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री और भूतपूर्व गृह मंत्री, उसको ही अपनी कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, उसको ही हाई कोर्ट के फैसले, हालांकि लोअर कोर्ट होता तो भी मैं इसमें तब भी मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि लॉ मेकर ही अगर कानून के जो न्यायालय उसके फैसले पर, उच्च न्यायालय के फैसले पर विश्वास नहीं करेंगे और उसको चैलेंज करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि या तो कहीं ना कहीं उनकी कानून बनाने की हैसियत पे सवाल खड़ा होता है, या फिर वो विश्वास नहीं करते हैं कानून पे, अपने ही बनाए कानून पे वो विश्वास नहीं करते हैं, अपने जो कानून में जो हाई कोर्ट में जज हैं उन पे विश्वास नहीं करते हैं। तो फिर कॉमन मैन तो क्या विश्वास करेगा, कॉमन मैन की भारतीय न्याय प्रणाली पर क्या विश्वास रहेगा। अब सवाल उठता है कि महाराष्ट्र सरकार गई क्यों, क्योंकि कोर्ट ने तो केवल एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के ही आदेश दिए हैं, और इंक्वायरी के तो करवाने के आप खुद भी पक्ष में थे। आपने अपने ढंग से अपने आदमी, अपने द्वारा नियुक्त एक भूतपूर्व हाईकोर्ट के जज के द्वारा खुद देशमुख ने खुद के खिलाफ इंक्वायरी कर दी थी, तो उसको फिर अब क्या दिक्कत हो रही है कि इंक्वायरी सीबीआई के खिलाफ है। तो इसका सीधे सीधा अर्थ है कि उस कहीं दाल में कुछ काला है, या पूरी की पूरी, जैसा कुछ लोग कहते हैं, दाल काली है। तो कहीं ना कहीं ये इशू है कि वो ये नहीं चाहते थे कि कोई दूसरी एजेंसी जिन पे उनका कंट्रोल नहीं हो वो जांच करे, और जांच के बाद सही में सत्य सामने आए। और सही तथ्य में जैसे उनका डर है कि अगर सीबीआई जांच करेगी, खुद उद्धव ठाकरे का भी जज का भी डर है कि अगर सीबीआई जांच करेगी तो फिर निश्चित रूप से खिलाफ उनके रिपोर्ट जाएगी, क्योंकि वो इतने कुकर्म कर चुके हैं। तो ये उनका एक डर है जो कह रहा है कि सीबीआई के द्वारा हाई कोर्ट ने जो जांच करने के आदेश दिए हैं उसको वो चैलेंज कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है, क्योंकि पहले भी वो सुप्रीम कोर्ट इसी तरह के इसी तरह के केस में, जिसमें कि परमवीर सिंह ने वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उसकी सीबीआई से जांच करनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस भेज दिया था कि नहीं, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के लायक नहीं है, आप इसको हाई कोर्ट में ही इसकी रेट लगाइए, वहीं से आपको फैसला मिलेगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का, अब सुप्रीम कोर्ट उसको, उनके अपील को सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये खुद सुप्रीम कोर्ट की क्या हिपोक्रेसी नहीं होगी? क्या वो अपने ही दो डिफरेंट, सेम केस में दो डिफरेंट याचिकाओं में अलग अलग निर्णय दे रहे हैं? तो ये मेरा एक वीड व्यू है। आपको इसके बारे में क्या ख्याल है, ये ज़रूर में लिखिएगा कमेंट्स में। और यदि आप किसी तरह मेरे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं 1-to-1, तो मैं आपको उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। आप मुझे मैसेज बॉक्स में लिखिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपको शामिल करने की कोशिश करूँगा, या कहिए कि मैं कर ही लूँगा। आप मुझे ये भी लिखिए कि आप किस विषय पे अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। तो आज का पहला मुद्दा तो ये। दूसरा मुद्दा ये चल रहा है कि मुख्तार अंसारी, जिसको रोपड़ की जेल से बांदा की जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, मतलब अभी उनकी शिफ्टिंग चल रही है, ट्रांजिट में है वो एक एम्बुलेंस में, जिसमें कि बहुत बड़ा काफिला और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। उसके थ्रू वो उत्तर प्रदेश के बांदा के जेल में शिफ्ट किए जा रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि लोगों को पहले डर था कि उत्तर प्रदेश की सीमा में निकलते ही उनके साथ कोई घटना होगी, उनकी जो गाड़ी जिस एम्बुलेंस में वो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी वगैरह वगैरह, ऐसी
आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। एक और आशंका थी कि उसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होगा और गाड़ी में आग लग जाएगी, और सारे ये सब फेसबुक या सोशल मीडिया पे बयान थे। इसमें अभी कई टीवी चैनलों पे बहुत बहस चल रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक कुख्यात एक जो बाहुबली था, जिसके खिलाफ धारा 302 और 307 में केस लगे हुए हैं और कई केस लगे हुए हैं, उनको उनके बारे में डिस्कशन हो ही क्यों रहा है? आप केवल डिस्कशन मत कीजिए, डिस्कशन भी राजनीतिक पार्टियों के बीच में, और बीजेपी को छोड़ दें तो सारी पार्टियां, सारे विपक्षी दल, चाहे आप बीएसपी तो शायद मैंने किसी प्रवक्ता को नहीं देखा, एसपी, कांग्रेस आदि उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि उनको न्याय नहीं मिलेगा या उनको न्याय खुद योगी आदित्यनाथ ही कर देंगे उनका। तो एक तो उनमें पूरी तरह से डर बैठा हुआ है कि जो सच्चाई सामने आ जाएगी, और हो सकता है, और ये कहना कि मुख्तार अंसारी किस का नाम लेंगे, किस नेता का नाम लेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई नेता को इससे घबराहट नहीं होती है। सब ये जानते हैं कि भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है। यदि उनको, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि एक केवल जांच के लिए ही उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में आदेश दिया गृह मंत्री के खिलाफ, उसके अगेंस्ट में आप यदि सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं तो फिर भारतीय न्याय व्यवस्था पे कौन विश्वास करेगा? और यह पूर्ण विश्वास है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। और शायद यही एक धारणा है जिससे भारत में बाहुबली पनपते जा रहे हैं और अपराधों पे रोक नहीं लगाई जा सकती। आप ये सोचिए कि बलात्कार के केस में 2012 में जब निर्भया का केस हुआ था, तब कितना हल्ला गुल्ला हुआ था देश में। कानून बने थे कि उसको किसी भी बलात्कारी को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए था। लेकिन 2012 से लेकर अब तक 9 साल करीब बीत चुके हैं उस कांड को, और उसके केस के अलावा किसी भी केस में किसी भी अपराधी को फांसी की सज़ा नहीं दी गई है। तो ये तो भारतीय न्याय व्यवस्था है, इस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? इसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारे कानून को बनाने वाले हैं और जो कानून के रक्षक, जिसमें पुलिस और न्यायाधीश दोनों सम्मिलित हैं, उनको काफ़ी चिंतन करना पड़ेगा। और एक और जो टर्म है कि पुलिस रिफॉर्म्स एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स, उनका बहुत उनकी आवश्यकता है। तो इन 2 मुद्दों के साथ आज बस इतना ही। आपके विचार ज़रूर लिखिए, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा जो नया हेडिंग है, जो चैनल का नाम जो मैंने बदला, वो आपको कैसा लगा, इस पर ज़रूर अपने विचार दीजिए। और अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी मेरे वीडियो सुनते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।